नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक पहल पर्यावरणीय जीवन शैली अभियान की शुरुआत की। सतत विकास के लिए मानव केंद्रित और सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये अभियान आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करेगा। लोगों से रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल के नियम को अपनाने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, पश्चिमी देश पृथ्वी के संसाधनों का अधिक दोहन कर रहे हैं और बड़े कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर नई दिल्ली में मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम को संबोधित किया। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने के लिए सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय निकायों ने आज से विशेष अभियान शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी ने समुदाय विशेष के विरुद्ध विवादास्पद टिप्पणी के लिए पार्टी नेता नुपुर शर्मा को निलंबित और नवीन जिंदल को निष्कासित किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बिहार के रक्सौल में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। बांग्लादेश के कंटेनर डिपो में आग लगने से 37 लोगों की मृत्यु और 400 से अधिक घायल। फ्रेंच ओपन टेनिस के सिंगल्स फाइनल में राफेल नडाल और कैस्पर रूड के बीच मुकाबला जारी। नडाल ने पहला सेट 6-3 से जीता। समाचार संध्या में नवीन सक्सेना के साथ मैं नीलम मलकानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पृथ्वी की चुनौतियां सभी जानते हैं। श्री मोदी ने कहा कि सतत विकास के लिए मानव केंद्रित सामूहिक प्रयास और मजबूत कार्रवाई समय की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक वैश्विक पहल पर्यावरण के लिए जीवन शैली अभियान लाइफ की शुरुआत वर्चुअली की। श्री मोदी ने कहा कि इस अभियान की परिकल्पना एक ऐसी जीवन शैली अपनाना है जो पृथ्वी के अनुरूप हो और इसे नुकसान न पहुंचाए। उन्होंने कहा कि ऐसी जीवन शैली जीने वालों को प्रो प्लेनेट पीपल कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कमी करना, पुनः उपयोग और पुनरावृत्ति हमारे जीवन की अवधारणाएं हैं। उन्होंने कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी हमारी संस्कृति और जीवन शैली का एक अभिन्न अंग रही है। We should also be open to sharing our best practices with others and learning from the successful practices of others. Mahatma Gandhi talked about a zero carbon lifestyle. In our daily life choices, let us pick the most sustainable options. Let us follow the principle of reuse, reduce and recycle. Our planet is one, but our efforts have to be many. One earth, many efforts. श्री मोदी ने कहा कि भारत 1 अरब 30 करोड़ भारतीयों की बदौलत देश में पर्यावरण के लिए कई अच्छे काम कर सका है। श्री मोदी ने कहा कि देश में वन क्षेत्र बढ़ रहा है और साथ ही शेरों, बाघों, तेंदुओं, हाथियों और गैंडों की आबादी भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने नवंबर 2022 से 5 महीने पहले पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से स्थापित विद्युत क्षमता के 40% तक पहुंचने की भारत की प्रतिबद्धता निर्धारित समय से 9 महीने पहले हासिल कर ली गई है। Our commitment to reach 40% of installed electricity capacity from non-fossil fuel based sources has been achieved 9 years ahead of schedule. About 370 million LED bulbs have been distributed in the last few years. This has contributed to energy saving of about 50 billion units of electricity per year. It has also ensured a reduction of almost 40 million tons of carbon dioxide per year. We have achieved 10% ethanol blending in petrol 5 months ahead of the November 22 targets. श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी ने शून्य कार्बन जीवन शैली के बारे में बात की और दैनिक जीवन विकल्पों में सबसे स्थायी विकल्प चुनने को कहा। उन्होंने लोगों से कमी करने, पुनः उपयोग और पुनरावृत्ति के सिद्धांत का पालन करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा ग्रह एक है, लेकिन हमारे प्रयास अनेक होने चाहिए।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये अभियान आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य सुरक्षित करेगा। At every level, let us encourage innovators focusing on the sustainable development. Technology can be a great supporter to achieve this. When tradition and technology meet, the vision of life will be taken further. I especially urge those in the academic world, researchers, and our dynamic startups to think about this. पिछले वर्ष ग्लासगो में COP26 के 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा इस अभियान का विचार पेश किया गया था। ये विचार एक पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है। कार्यक्रम में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष बिल गेट्स और जलवायु अर्थशास्त्री लॉर्ड निकोलस स्टर्न सहित अन्य लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण में भारत का प्रयास बहुआयामी रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज नई दिल्ली में मृदा संरक्षण आंदोलन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। विश्व के बड़े और आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधन का दोहन कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन भी उन्हीं के खाते में जाता है। कार्बन एमिशन का ग्लोबल औसत प्रति व्यक्ति 4 टन का है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट प्रतिवर्ष आधे टन के आसपास ही है। कहां 4 टन और कहां आधे टन। बावजूद इसके भारत पर्यावरण की दिशा में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक समुदाय के साथ भी जुड़ करके काम कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने निर्धारित समय से 5 महीने पहले ही पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। साल 2014 में भारत में सिर्फ 1.5% इथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी। इस लक्ष्य पर पहुंचने की वजह से भारत को 3 सीधे फायदे हुए। एक तो इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। दूसरा, भारत को 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। और तीसरा महत्वपूर्ण फायदा, ये देश के किसानों को इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने की वजह से 8 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आय हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रकृति के संरक्षण के उपाय किए गए हैं। देश में पिछले 8 साल में जो योजनाएं चल रही हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, सभी में किसी न किसी रूप से पर्यावरण संरक्षण का आग्रह है। स्वच्छ भारत मिशन हो या वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े कार्यक्रम, अमृत मिशन के तहत शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण हो या फिर सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान या नमामि गंगे के तहत गंगा स्वच्छता का अभियान, वन सन वन ग्रिड, सोलर एनर्जी पर फोकस हो या इथेनॉल के उत्पादन और ब्लेंडिंग दोनों में वृद्धि, पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे। किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया और मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए गए। श्री मोदी ने कहा कि अब तक 22 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को दिए जा चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार गंगा नदी गलियारे में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए कई उपायों पर ध्यान दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि संत कबीर का जीवन मानवीय गुणों का प्रतिमान है और उनकी शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। ज्ञान को उन्होंने पहले स्वयं जांचा परखा, आत्मसात किया और तब लोगों के सामने प्रकट किया। इसीलिए आज लगभग 650 वर्ष गुजर जाने के बाद भी उनकी शिक्षाएं जनसाधारण से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग में एक समान लोकप्रिय है। ऐसी मान्यता है कि कबीर साहब ने बंगाल से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक की भी यात्राएं की थी। वे भारत से बाहर ईरान और बलख भी गए। संत कबीर जिस समय प्रकट हुए थे, वह समय भारत में विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों, मारकाट और लूटपाट का था।
ऐसे विषम वातावरण में श्रद्धा और विश्वास का, प्रेम और मैत्री का संदेश फैलाने के लिए कबीर साहब स्वयं लोगों के बीच गए। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संत कबीर नगर के मगहर में भक्ति आंदोलन के महान कवि संत कबीर के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा शहरी स्थानीय निकाय ने देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने के उद्देश्य से आज से अभियान शुरू किया। इससे स्वच्छ और हरित का संदेश लोगों तक पहुंचाकर पर्यावरण को सुधारने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में नागरिकों से आग्रह किया था कि वो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वच्छता और वृक्षारोपण के प्रयास करें। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस पर इस महीने के अंत तक सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के भारत के संकल्प के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इस दिशा में विभिन्न गतिविधियां शुरू करने का व्यापक परामर्श जारी किया है। 2,500 से ज्यादा शहरी स्थानीय निकाय सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा चुके हैं और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को सुनिश्चित करना होगा कि इस महीने की 30 तारीख तक शेष शहरी निकाय भी इसकी व्यवस्था कर लें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बनना चाहते हैं देश की शान, भरना चाहते हैं एक ऊंची उड़ान, तो शामिल हो जाइए भारतीय वायुसेना में और करिए देश की रक्षा। भारतीय वायुसेना आयोजित कर रहे हैं FCAT एग्जाम, जिसमें शामिल होकर आप भी बन सकते हैं देश का गौरव। आज ही लॉग इन कीजिए careerindianairforce.cdac.in। पंजीकरण का समय 1 से 30 जून। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक पहल पर्यावरणीय जीवन शैली अभियान की शुरुआत की। सतत विकास के लिए मानव केंद्रित और सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि यह अभियान आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करेगा और लोगों से रीयूज और रीसाइकिल के नियमों को अपनाने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, पश्चिमी देश पृथ्वी के संसाधनों का अधिक दोहन कर रहे हैं और बड़े कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर नई दिल्ली में मिट्टी बचाओ यानी सेव सॉइल आंदोलन कार्यक्रम को संबोधित किया। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने के लिए सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय निकायों ने आज से विशेष अभियान शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी ने समुदाय विशेष के विरुद्ध विवादास्पद टिप्पणी के लिए पार्टी नेता नुपुर शर्मा को निलंबित और नवीन जिंदल को निष्कासित किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बिहार के रक्सौल में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। बांग्लादेश के कंटेनर डिपो में आग लगने से 37 लोगों की मृत्यु और 400 से अधिक घायल। और फ्रेंच ओपन टेनिस के सिंगल्स के फाइनल में राफेल नडाल और कैस्पर रूट के बीच मुकाबला जारी। नडाल ने पहला सेट 6-3 से जीता, दूसरा सेट 3-3 की बराबरी पर। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष के कार्यकाल में देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या में कमी आई है। श्री नड्डा ने आज रांची में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की धरती आबा बिरसा मुंडा विश्वास रैली को संबोधित किया। श्री नड्डा ने कहा कि देश में ऐसे लोगों की संख्या 22% से घटकर 10% रह गई है, जिनमें बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गरीबों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए मोदी सरकार के प्रयासों से भारतीय विनिर्माण उद्योग केंद्र स्तर पर आ गया है। पिछले 8 वर्षों में सरकार ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमारे देश को कोरोना महामारी के संकट से बाहर निकालने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की महत्वाकांक्षा का समर्थन करने के लिए उत्पादन से संबद्ध योजनाओं की घोषणा मार्च 2020 में की गई थी। 1,97,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय विनिर्माण चैंपियन बनने,
बड़े निवेश को आकर्षित करने और 60 लाख नए रोजगार सृजित करने के लिए इसकी घोषणा की गई थी। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना ने देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति दी है। पीएलआई आत्मनिर्भर भारत अभियान का समर्थन करने वाला एक प्रमुख साधन है। सरकारी प्रोत्साहन सीधे विनिर्माण प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। भारत में कंपनियां जितना अधिक माल का उत्पादन करेंगी, उन्हें उतना ही बेहतर प्रोत्साहन मिलेगा। पीएलआई के बारे में आर्थिक विश्लेषक प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल ने कहा कि पीएलआई योजना ने आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है और देश की आर्थिक गतिविधियां और बढ़ रही हैं। ओवरऑल जितने भी सुधार आए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण सुधार है वोकल फॉर लोकल का, पीएलआई स्कीम लाने का, जिसके अंदर प्रोडक्शन का जो क्रिएशन है वो $504 बिलियन के आसपास माना जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन 1 करोड़ के आसपास। ये भी कोशिश की गई है कि जो सुधार है उसके अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिक प्रोडक्ट किया जाए जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़े। पीएलआई योजना से घरेलू विनिर्माण को मदद मिली है और इसके साथ ही आयात बिलों में कटौती करने में भी सहायता मिल रही है। भारत में विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने के साथ साथ स्थानीय कंपनियों को अपनी विनिर्माण इकाइयों की क्षमता में विस्तार करने और प्रोत्साहित करने की भी योजना है। संजीवों के साथ मैं मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी कल नई दिल्ली में ऋण से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। सरकारी ऋण योजनाओं को जोड़ने वाला ये राष्ट्रीय पोर्टल अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म होगा जो सीधे लाभार्थियों को ऋणदाताओं से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी कल वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के ऐतिहासिक सप्ताह समारोह का भी उद्घाटन करेंगे। सप्ताह भर का ये आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 6 जून से 11 जून तक मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे जो पिछले 8 वर्ष में इन दोनों मंत्रालयों की यात्रा दर्शाएगी। श्री मोदी 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के सिक्कों की विशेष श्रृंखला भी जारी करेंगे। इस विशेष श्रृंखला पर आजादी के अमृत महोत्सव का लोगो होगा। ये दृष्टि बाधित व्यक्तियों द्वारा भी आसानी से पहचाना जा सकेगा। उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने आज बिहार के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। नेपाल से रक्सौल लाए जाने वाले आयातित खाद्य नमूनों की जांच करने की अवधि में कमी लाने के लिए भारत नेपाल द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत इस प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। इससे पहले सभी आयातित नमूने परीक्षण के लिए कोलकाता की राष्ट्रीय प्रयोगशाला में भेजे जाते थे। श्री मांडविया ने कहा कि रक्सौल में खाद्य जांच प्रयोगशाला की स्थापना के बाद नेपाल से निर्यातकों को भारत में ज्यादा से ज्यादा खाद्य पदार्थों को निर्यात करने में सुविधा होगी। इस प्रयोगशाला को जांच और माप के लिए इस साल जुलाई या अगस्त तक NABL से प्रमाण पत्र मिलने की संभावना है। इसके बाद अनाज और खाद्य उत्पादों, तेल, मसालों, फल और सब्जियों तथा डिब्बाबंद पेयजल के आयातित नमूनों की जांच का काम शुरू हो जाएगा। श्री मांडविया ने पटना में CGHS के अपर निदेशक के कार्यालय का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाएं आम जनता की पहुंच तक मुहैया हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक समुदाय विशेष के विरुद्ध विवादास्पद टिप्पणी के लिए 2 नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित और दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति के सदस्य सचिव ओम पाठक ने कहा है कि सुश्री शर्मा ने विभिन्न मुद्दों पर पार्टी की स्थिति के विपरीत विचार व्यक्त किए हैं और ये स्पष्ट रूप से पार्टी विधान का उल्लंघन है। जिंदल को जारी निष्कासन पत्र में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से श्री जिंदल ने सांप्रदायिक सद्भाव को खराब किया है और ये पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है। इससे पहले पार्टी ने कहा था कि वो किसी भी संप्रदाय या धर्म का अपमान करने या नीचा दिखाने के किसी भी विचार के विरुद्ध है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि पार्टी ऐसे लोगों या विचारों को बढ़ावा देने में विश्वास नहीं करती है। श्री सिंह ने कहा कि भाजपा सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करती है और किसी भी धार्मिक व्यक्तित्व के अपमान की कड़ी निंदा करती है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव
आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम प्रतिदिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी मौलवी अहमदुल्ला शाह को स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वे उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के निवासी थे। शाह ने स्वतंत्रता की गतिविधियां आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शाह ने फैजाबाद, लखनऊ और अवध क्षेत्र के कई अन्य स्थानों पर अंग्रेजों से लड़ाई की। शाह के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। कंपनी राज को विवश होकर शाह को पकड़वाने वाले के लिए 50,000 रुपए का पुरस्कार घोषित करना पड़ा। शाहजहांपुर से पीछे हटने पर शाह 5 जून 1858 को अवध रुहेलखंड सीमा के निकट दिखाई दिए। ब्रिटिश सेना ने 5 जून 1858 को उन्हें अवध रुहेलखंड सीमा के निकट गोली मार दी। निष्ठुर ब्रिटिश सेना ने शाह का शीश काट दिया और उसे कोतवाली पर लटकाने के लिए शाहजहांपुर में अधिकारियों के पास भेज दिया। उनके शरीर को जला दिया गया और राख नदी में प्रवाहित कर दी गई। महान स्वाधीनता सेनानी मौलवी अहमदुल्लाह शाह को हमारा नमन। हम आज मणिपुरी स्वतंत्रता सेनानी थोडिंग को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 5 जून 1875 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। थोडिंग मेघालय के गारो हिल्स के राकमानपुर गांव के निवासी थे। उन्होंने 1875 में अंतिम गारो प्रतिरोध आंदोलन में ब्रिटिश सेना से लड़ाई लड़ी। थोडिंग ने अन्य गारो योद्धाओं के साथ अंग्रेजों का प्रचंड विरोध किया और लगातार 3 सप्ताह तक संघर्ष किया, लेकिन युद्ध के मैदान में ब्रिटिश सेना ने थोडिंग को पकड़ लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 5 जून 1875 को वीर मणिपुरी स्वतंत्रता सेनानी थोडिंग को फांसी दे दी गई। मां भारती के इस महान सपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান, আমাদের ভাঙা গড়া তোমার হাতে এমন অভিমান, তোমাদের এমনি অভিমান। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी हरेंद्र लाल चक्रवर्ती को भी याद कर रहे हैं। वे 5 जून 1934 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। वे वर्तमान बांग्लादेश में चटगांव के निवासी थे। हरेंद्र लाल चटगांव युवा आंदोलन में शामिल हो गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। हरेंद्र लाल पलटन मैदान में चटगांव के पुलिस अधीक्षक पीटर क्लियरी पर बम हमले में शामिल थे। जब हमला असफल हो गया और अधिकारी के अर्दलियों की गोलीबारी में 2 युवा क्रांतिकारी वीर गति को प्राप्त हुए, तो हरेंद्र लाल के साथ कृष्ण कुमार चौधरी ने अधिकारी पर कई बम फेंके, लेकिन बम नहीं फटे। वे दोनों अर्दलियों की गोली से तो बच गए, लेकिन बाद में पकड़े गए। हरेंद्र लाल पर विशेष अधिकरण में मुकदमा चलाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 5 जून 1934 को मिदनापुर जेल में हरेंद्र लाल को फांसी दे दी गई। हम आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी मृणाल कांतिराय चौधरी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 5 जून 1932 को हुआ था। मृणाल का जन्म 1903 में कोलकाता के जेस्सौर कस्बे में हुआ था।
मृणाल अनुशीलन समिति के सदस्य थे। क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मृणाल को 10 अक्टूबर 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 जून 1932 को देवली कैंप जेल में उनका निधन हो गया। वीर मृणाल को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के संग। बांग्लादेश में चट्टोग्राम बंदरगाह के पास सीताकुंड में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में कल रात लगी आग से मरने वालों की संख्या 37 हो गई है। जान गंवाने वालों में 5 दमकल कर्मी भी शामिल हैं और लगभग 400 लोग घायल हुए हैं। अभी आग पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। तमिलनाडु के कुड्डालूर जिले में आज दोपहर 7 लड़कियों की नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। 12 से 19 वर्ष की ये सभी लड़कियां जिले के नेल्लीकुप्पम के आसपास के गांवों की थी। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने पीड़ित के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों में आज हरियाणा के पंचकुला में महिलाओं के 40 किलोग्राम भार वर्ग में महाराष्ट्र की काजोल सारगर ने 113 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीत लिया। वहीं अरुणाचल प्रदेश की सांधिया गुंगली ने रजत और असम की रेखा मोनी गोगोई ने कांस्य पदक जीता। कबड्डी में महाराष्ट्र ने आंध्र प्रदेश को 48-11 के बड़े अंतर से हराया। अंडमान निकोबार की सेलेस्टीना ने साइकिलिंग के अंडर 19 टीम स्प्रिंट स्पर्धा में स्वर्ण पदक के साथ 500 मीटर लड़कियों की अंडर 19 व्यक्तिगत ट्रायल स्पर्धा में रजत पदक जीता। पदक तालिका में 9 स्वर्ण सहित कुल 14 पदकों के साथ महाराष्ट्र पहले, 4 स्वर्ण के साथ कुल 5 पदक लेकर मणिपुर दूसरे और 2 स्वर्ण पदक सहित 13 पदकों के साथ हरियाणा तीसरे स्थान पर है। फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स में राफेल नडाल और कैस्पर रूड के बीच इस समय खिताबी मुकाबला चल रहा है। नडाल ने पहले सेट को 6-3 में और दूसरे सेट में 6-3 से जीत दर्ज की। स्पेन के राफेल नडाल 13 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीत चुके हैं, वहीं कैस्पर रूड पहली बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों में से एक खारदुंग ला में विश्व का सबसे बड़ा रक्तदान अभियान आज से लेह में शुरू हुआ। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्पोर्ट्स चैंपियन प्रकाश M. नादर ने इस अवसर पर रक्तदान किया। श्री नादर के नाम 23 राज्यों में 120 बार रक्तदान करने का रिकॉर्ड है। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में दिन में तेज हवाएं चलने की संभावना है। मुंबई और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में बारिश का अनुमान है। उत्तर भारत में श्रीनगर और जम्मू में आसमान साफ रहेगा। लेह और गिलगित में बादल छाए रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहने के आसार हैं। देश के पूर्वोत्तर हिस्सों गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, ईटानगर, आइजोल और कोहिमा में बादल छाए रह सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक पहल पर्यावरणीय जीवन शैली अभियान की शुरुआत की। सतत विकास के लिए मानव केंद्रित और सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि अभियान आने वाले पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करेगा। लोगों से रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल के नियम को अपनाने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, पश्चिमी देश पृथ्वी के संसाधनों का अधिक दोहन कर रहे हैं और बड़े कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर नई दिल्ली में मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम को संबोधित किया। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने के लिए सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय निकायों ने आज से विशेष अभियान शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी ने समुदाय विशेष के विरुद्ध विवादास्पद टिप्पणी के लिए पार्टी नेता नुपुर शर्मा को निलंबित और नवीन जिंदल को निष्कासित किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बिहार के रक्सौल में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। और फ्रेंच ओपन टेनिस के सिंगल्स फाइनल में राफेल नडाल और कैस्पर रूड के बीच मुकाबला जारी। नडाल ने 6-3 की बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।